नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस साइंस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, हमने चैप्टर पढ़ना शुरू किया था साउंड, और साउंड में हमने कुछ टॉपिक्स किए थे स्पीड ऑफ साउंड और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड्स को लेकर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आज विद इन 2 मिनट्स उन सभी टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था दोस्तों साउंड की 3 कैटेगरीज होती हैं, इंफ्रासोनिक, ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक। 20 से 20,000 हर्ट्ज का साउंड ह्यूमन सुन सकता है। ऑडिबल साउंड होता है जिसे हम श्रव्य तरंगे कहते हैं और श्रव्य ध्वनि कहते हैं। ऐसे ही दोस्तों इंफ्रासोनिक होता है जिसे हम कहते हैं अपश्रव्य तरंगे। ये तरंगे बड़े ऑब्जेक्ट से निकलती हैं, वॉल्केनो से, आप देखिए अर्थक्वेक से, ठीक है, उसके बाद एलिफेंट से, व्हेल से, ये तरंगे निकलती हैं। इन्हें इंफ्रासोनिक वेव्स कहा जाता है। अल्ट्रासोनिक जो बैट से, कैट से, मॉस्किटो से, यहाँ से निकलती है दोस्तों, इन्हें हम अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। इनके यूजेस भी हमने आपको बता दिए थे जो एग्जाम में आते हैं। दोस्तों, स्पीड ऑफ साउंड उसके बाद आया था जो कि इलास्टिसिटी, डेंसिटी ऑफ मीडियम और वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। यानी वेवलेंथ बढ़ेगी तो इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, वेवलेंथ बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगा। अगर वेवलेंथ आधी होगी स्पीड ऑफ साउंड आधा हो जाएगा, वेवलेंथ डबल तो स्पीड ऑफ साउंड डबल। यानी मैं ये भी कह सकता हूँ कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में साउंड प्रवेश करता है तो उसकी वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। इलास्टिसिटी बढ़ती है मीडियम की तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ता है। ये सॉलिड लिक्विड गैस की बात हो रही है। डेंसिटी बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ता है। इसके बाद दोस्तों फ्रीक्वेंसी की बात थी। तो फ्रीक्वेंसी को इससे डिनोट करते हैं एन से। फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड नहीं करती स्पीड ऑफ साउंड पे। स्पीड ऑफ साउंड उसकी आवृत्ति पर कभी भी डिपेंड नहीं करता है। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो वेवलेंथ, डेंसिटी ऑफ मीडियम और इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम पर डिपेंड करता है। दोस्तों, अगर आप अच्छे से इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में कभी गलत नहीं होगा। अब दोस्तों, स्पीड ऑफ साउंड मैंने बताया था टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। यानी यदि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो 0.61 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ साउंड बढ़ता है। मैक्सिमम स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में होता है क्योंकि वह ज़्यादा डेंस होता है, मच डेंस होता है देन गैसेज, लिक्विड। मिनिमम सबसे कम स्पीड ऑफ साउंड किस में होता है, गैसेज में, लेस डेंस। गैसेज में स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो होता है एडियाबैटिक एक्सपोनेंट प्रेशर बाय डेंसिटी का स्क्वायर रूट। और ये एडियाबैटिक एक्सपोनेंट क्या होता है दोस्तों, एडियाबैटिक कांस्टेंट होता है एक्सपोनेंट Cp बाई CV, यानी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि 1 मोल गैस में 22.4 लीटर, सुन लीजिए एग्जाम में आता है 1 मोल गैस में कितना होता है, 1 मोल गैस में 22.4 लीटर 22.4 लीटर क्वांटिटी होती है। अगर मैं 1 मोल गैस को हीट करूं तो मुझे कितनी एनर्जी मिलती है, कांस्टेंट प्रेशर पे वही होता है मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसकी वॉल्यूम को अगर मैं कांस्टेंट कर दूं तो 1 मोल गैस जलाने में जितनी हीट मुझे मिलती है कंबस्चन में, उसी को हम कहते हैं CV, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दोस्तों, स्पीड ऑफ साउंड डेंसिटी ऑफ गैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डेंसिटी ऑफ गैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अगर मैं गैसेस की बात करूं। यानी अगर मैं सॉलिड लिक्विड की बात करूं और गैस की, तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा, गैसेस में सबसे कम। जब सिर्फ गैस की बात करूंगा तो हल्की जो गैस होगी उसमें स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा तेज़ होता है और जो भारी गैस होती है उसमें स्पीड ऑफ साउंड कम तेज़ होता है। दोस्तों 1 मिनट। दोस्तों, स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वह भारी गैस में धीरे होता है और हल्की गैस में स्पीड ऑफ साउंड तेज हो जाता है। दोस्तों, अब दोस्तों इसके बाद मैंने बताया हाइड्रोजन में 4 टाइम्स, ऑक्सीजन में धीरे होती है स्पीड ऑफ साउंड। दोस्तों, स्पीड ऑफ साउंड ह्यूमिडिटी बढ़ने से भी बढ़ता है। ह्यूमिडिटी इन एयर, क्योंकि ह्यूमिड एयर जो होती है वह कम डेंस होती है। आ जाता है दोस्तों कि ह्यूमिड एयर कम डेंस होगी, ज़्यादा डेंस होगी किससे, ड्राई एयर से। तो ह्यूमिड एयर यानी आर्द्र हवा में आर्द्रता बढ़ती है तो हवा हल्की हो जाती है, ड्राई एयर भारी होती है ह्यूमिड एयर से। इसीलिए स्पीड ऑफ साउंड ह्यूमिड एयर में तेज होता है क्योंकि वो हल्की होती है हवा।
वह हल्की हवा होती है, ह्यूमिड एयर लेस डेंस होती है, इसलिए स्पीड ऑफ साउंड तेज होता है ह्यूमिड एयर में। ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो स्पीड ऑफ साउंड भी दोस्तों बढ़ जाता है। स्पीड ऑफ साउंड इज हायर इन ह्यूमिड एयर। यहाँ पर देखिए दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक आ गई। फिर हमने पढ़ा इंटेंसिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं जब हम तो इंटेंसिटी जो होती है साउंड की बढ़ती है। स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, जब हम एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं, एम्पलीट्यूड समझ गए ना दोस्तों, लाउडर। फ्रीक्वेंसी का मतलब तीखी आवाज़ और एम्पलीट्यूड का मतलब लाउडर आवाज़, दूर तक आवाज़ जाएगी, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड इससे भी बढ़ता है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड बढ़ता किससे है? जब जो सुनने वाला है वो साउंड के सोर्स के पास आता है, यानी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड साउंड सोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना पास आएगा उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी और जितना दूर जाता जाएगा, डिस्टेंस जितना पॉइंट और सोर्स के बीच में डिस्टेंस जितना बढ़ जाएगा, इंटेंसिटी उतनी कम हो जाएगी। अब दोस्तों लाउडनेस, मैंने आपको बताया था कि कोई भी साउंड जो हमारा ईयर सुनता है उसको हम सेंसेशन ऑफ ईयर कहते हैं, और सेंसेशन ऑफ ईयर जो होता है उसे हम मेज़र करते हैं लाउडनेस में। ये लाउडनेस की यूनिट होती है बेल, और बेल की यूनिट होती है, प्रैक्टिकल यूनिट लाउडनेस की होती है डेसिबल। एक बेल में 10 डेसिबल होते हैं, मैंने आपको बताया था। और एक और यूनिट होती है लाउडनेस की फ़ोन। तीनों ही यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेसिबल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। पिच बढ़ाने से तीखी आवाज़ होती है। नर्म आवाज़ और तीखी आवाज़ किस पर डिपेंड करती है? पिच। पिच बढ़ाने से आवाज़ का तीखापन बढ़ जाता है, तो पिच बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और आवाज़ तीखी हो जाती है, और पिच घटती है तो फ्रीक्वेंसी घटती है और आवाज़ नर्म हो जाती है। क्वालिटी, क्वालिटी ओवरटोन्स पर डिपेंड करती है कि नंबर एंड फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ओवरटोन्स कितनी है। अब दोस्तों हमने आपको कुछ डेसिबल, कुछ साउंड्स की रेंज बताई थी। 10 डेसिबल का साउंड कब उत्पन्न होता है? 10 डेसिबल लाउडनेस कब होती है साउंड की? जब हम ब्रीथ करते हैं, जब हम ब्रीदिंग करते हैं। दोस्तों 40 डेसिबल नॉर्मल कन्वर्सेशन में होता है। 60 डेसिबल जब हम तेज़ आवाज़ में बात करने लग जाते हैं। मान लीजिए कोई बात धीरे धीरे हो रही है, एकदम से माहौल बना और वो तेज़ हो गई बात, सब लोग तेज़ बात करने लगे, दैट इज़ कॉल्ड 60 dB। 85 dB पर कान को समझ में आना बंद हो जाता है। 60 dB चिल्ला चिल्ला के बात करना। उसके ऊपर अगर साउंड जाना शुरू करता है, लाउडनेस जानी शुरू करती है, तो कानों को बात सुनाई देगी पर समझ में नहीं आएगी। अगर कोई बिल्कुल कान में चिल्लाना शुरू करे और बोलना शुरू करे कि मुझे पानी चाहिए, तो इसी बात को कान में चिल्ला के कहा जाए बहुत तेज़ आवाज़ में, तो ये आधी बात तो समझ ही नहीं आएगी। तो 85 dB की जो भी लाउडनेस होती है वो कान को समझ में नहीं आती। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कितनी क्षमता के बाद कान समझना बंद कर देता है? तो 85 dB। और इसके बाद 90 dB ट्रैफिक की आवाज़, ट्रैफिक लाइट की आवाज़ 90 dB होती है। वहाँ पर फ़ोन पे बात करना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक लाइट पर साउंड की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। 110 dB इंडस्ट्रियल हैमर मशीन, 120 dB, 140 जेट्स, और सबसे ज़्यादा साउंड होता है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में 240 से 260 dB। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ लिया होगा और हमने इसको रिवाइज भी कर लिया। आज दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर के और भी कैरेक्टरिस्टिक साउंड के, जिसे हम कहते हैं दोस्तों रेजोनेंस। अभी तक हमने पढ़ा था रेजोनेंस। इसका क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बनता है रेजोनेंस, जिसे हम गूंज कहते हैं। गूंज का मतलब ये हुआ दोस्तों कि मान लीजिए इस फ्लोर पर मैं खड़ा हूँ और मैं कदम ताल करना शुरू कर दूँ, यानी अब मैंने कुछ फ्रीक्वेंसी से एक फोर्स लगाई है, वो एक पीरियोडिक फोर्स, यानी बराबर एक समय पर। पीरियोडिक फोर्स मतलब एक समय पर फोर्स लग रही है। एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम मैं फोर्स लगाता जाऊँ तो मेरी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी मेरी पीरियोडिक फोर्स की, और इस छत की भी कोई फ्रीक्वेंसी होगी जहाँ मैं खड़ा हूँ। तो ये जो छत की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जब मेरी पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी उससे मैच कर जाएगी, जबकि मेरी अकेले की फ्रीक्वेंसी से इस छत को कुछ होने वाला नहीं है। मगर अगर एक छत पे या एक ब्रिज पे बहुत सारे लोग मार्च पास्ट करते हुए जाएं और लगातार मार्च पास्ट करते रहें, तो कुछ देर बाद रेजोनेंस के कारण वह ब्रिज गिर जाएगा। क्योंकि होता क्या है, जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी पीरियोडिक फोर्स की जो हम लगा रहे हैं वो मैच कर जाती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ
जब पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी हमने जो लगाई वो बराबर हो जाती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट के, तो ऑब्जेक्ट बहुत हाई एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करना शुरू कर देता है और उसी के कारण वह पुल गिर जाएगा। तो दोस्तों होता क्या है रेजोनेंस में कि इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ, यदि फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक फोर्स, frequency of periodic force is equal to natural frequency of body। यदि क्या हो दोस्तों कि जिस वस्तु के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं हमारी फ्रीक्वेंसी उस बॉडी की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, if frequency of periodic force is equal to natural frequency of body, यदि natural frequency of body से वो मैच कर गई तो क्या होगा, बॉडी क्या होगी, द बॉडी ऑसिलेट, द बॉडी वाइब्रेट्स, यानी कंपन करने लगेगी। अब मान लीजिए किसी पुल में बहुत हाई वाइब्रेशन का कंपन, थोड़ा बहुत कंपन होगा तो बच जाएगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कंपन होने लगा तो वह पुल गिर जाएगा। वाइब्रेट्स विद हाई एम्पलीट्यूड, बहुत हाई एम्पलीट्यूड से वह कंपन करने लगेगा। एम्पलीट्यूड कंपन के कारण ही अर्थक्वेक अगर ज़्यादा रिक्टर स्केल का होता है तो उसी कंपन, उसी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एम्पलीट्यूड के कारण ही तो बिल्डिंगें गिरती हैं, पुल गिरते हैं, रेलवे ट्रैक्स पलट जाते हैं। तो दोस्तों वही जो कंपन होता है उसी के कारण, अब हमने इसी का एग्जाम्पल जो एग्ज़ाम में आया था वो लिया है दोस्तों कि दैट इज़ वाई, इसी वजह से, दैट इज़ वाई किसी पुल पर जाते हुए सैनिक अपना कदम ताल तोड़ देते हैं। एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन कि किसी पुल पर या ब्रिज पर चढ़ते हुए या फ्लाईओवर पर चढ़ते हुए सैनिकों की टुकड़ी अपना मार्च पास्ट तोड़ देती है, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, यानी गूंज के कारण। क्योंकि अगर उनकी पीरियोडिक फोर्स, अगर उनके द्वारा लगाई गई पीरियोडिक फोर्स की, वह जो पीरियोडिक बल लगा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उस पुल की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उससे मैच कर गई, इक्वल हो गई, तो दोस्तों वह पुल बहुत हाई एम्पलीट्यूड से वाइब्रेशन करेगा और वह पुल गिर जाएगा। दैट इज़ वाई सोल्जर्स ब्रेक देयर, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक वो वाला एग्जाम्पल कि रात में ध्वनि का वेग क्यों तेज होता है दिन की अपेक्षा, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड के कारण, परावर्तन, ध्वनि के परावर्तन के कारण। और दूसरा एग्जाम्पल कि सोल्जरों की टुकड़ी क्यों अपनी कदम ताल को तोड़ देती है किसी पुल के ऊपर, रेजोनेंस के कारण। सोल्जर्स ब्रेक देयर मार्च पास्ट, सोल्जर्स अपना मार्च पास्ट क्यों तोड़ देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, गूंज के कारण। क्योंकि दोस्तों अगर मेरी फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए ये हमारी फ्रीक्वेंसी और उस पुल की फ्रीक्वेंसी एक हो गई तो वह पुल बहुत हाई एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा और वह गिर जाएगा दोस्तों। तो ये हुई बात रेजोनेंस की। इसका एक ही एग्जाम्पल आता है कि मार्च पास्ट क्यों तोड़ देते हैं, लगातार एक जगह पर खड़े होकर कदम ताल करने से छत टूट जाएगी, क्योंकि पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी और वह छत जो है बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड से, एम्पलीट्यूड मतलब ज़्यादा मीन पोजीशन से वाइब्रेट के, उसके पार्टिकल मीन पोजीशन से ज़्यादा दूर तक डिस्प्लेस होंगे और वह छत टूट सकती है, टूट जाएगी। अब दोस्तों अगला टॉपिक है इंटरफेरेंस, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों। इंटरफेरेंस को व्यतिकरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यतिकरण। दोस्तों व्यतिकरण ये तो हुई विज्ञान की लैंग्वेज, मैं इसे हस्तक्षेप कहता हूँ। हस्तक्षेप, किसी के बीच में इंटरफेयर करना, दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। बीच में मत बोलो, यानी बीच में इंटरफेयर मत करो। अब दोस्तों होता क्या है, एक सरल भाषा में आप समझिए कि यदि कोई
किसी बात पर हाँ कर रहा हो और मैं भी उसी बात पे जोर देकर हाँ कर दूं कि हाँ ये बात ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड मैंने हस्तक्षेप किया। हस्तक्षेप करते ही मेरी एनर्जी और उसकी एनर्जी हाँ में बदल गई, और इसी हाँ और हाँ बोलते ही क्या हुआ, रचनात्मक इंटरफेरेंस। ये बात क्या हुई, रचनात्मक हस्तक्षेप हुआ। दोस्तों अगर मैं उसी बात पर ना बोल देता कि नहीं नहीं आप ये बात गलत कह रहे हैं, तो ये हुआ क्या, ये हुआ विनाशकारी व्यतिकरण या हस्तक्षेप, मैंने उसकी बात काट दी। अब दोस्तों साउंड वेव्स में देखिएगा इंटरफेरेंस क्या होता है। जब भी दो साउंड वेव्स दो जगह से आ रही हों और दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो और वो एक ही फेस में मिलती हैं, जब एक दूसरे से एक ही फेस में मिलती हैं, एक जैसी फ्रीक्वेंसी वाली दो वेव्स जब सेम फेस में किसी पॉइंट पर एक दूसरे को मिलती हैं, सुपर इम्पोज करती हैं, उसी प्रक्रिया को हम इंटरफेरेंस व्यतिकरण कहते हैं। मान लीजिए एक क्लास में आपने, किसी बच्चे ने गाना गाया और दूसरे बच्चे ने भी वही गाना गाया, तो हुआ क्या दोस्तों, उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम, इसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम, और दोनों गाना गा रहे हैं, ये हुआ फेस। दोनों ने सेम फेस की वेव जो है वो सेम फेस में मिली, और जब वो सेम फेस में मिली तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई, आवाज़ तेज हो जाएगी। तीसरा बच्चा भी वही गाना गाने लगे और तेज आवाज आएगी, पूरी क्लास उसी गाने को गाने लगे, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है दोस्तों, तो इंटरफेरेंस की डेफिनेशन है कि when two waves sound waves having same frequency, ठीक है दोस्तों, having same frequency, when two sound waves, जब दो ध्वनि तरंगे, when two sound waves, जब दो ध्वनि तरंगे कुछ इस तरह से, मान लीजिए कोई दो ध्वनि तरंगे, ठीक है दोस्तों, जब दो ध्वनि तरंगे ऐसे मिलती हैं किसी पॉइंट पर, तो जो उनका रिजल्टेंट, जो उनका फाइनल रिजल्ट आता है, जो दो ध्वनि तरंगे मिली, ए भी उस लड़के ने गाना गाया, दूसरे लड़के ने गाना गाया, दोनों मिले सेम फेस में, क्योंकि दोनों ने गाना गाया। अगर एक शोर मचा रहा होता, एक गाना गा रहा होता, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी हो गया, यानी दूसरे लड़के ने उस लड़के की इंटेंसिटी कम कर दी। अब जो रिजल्टेंट आवाज़ मुझ तक पहुंचेगी वो क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव होगी, यानी उसकी इंटेंसिटी कम होगी, मुझे समझ में कम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो जब पहले तो इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप क्या होता है, जब दो साउंड वेव्स एक जगह पर, जिनकी फ्रीक्वेंसी, जिनकी आवृत्ति सेम होती है, वह एक जगह पर मिलती हैं, मीट एट अ पॉइंट सुपर इम्पोज ईच अदर, एक दूसरे को क्या करती हैं, सुपर इम्पोज करते हैं। सुपर इम्पोज दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपको अभी समझ में आ गया तो ये लाइट चैप्टर में भी है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सभी लाइट में भी मिलेगा आपको, क्योंकि लाइट भी वेव्स होती है। तो इंटरफेरेंस क्या होता है, जब दो वेव्स एक जगह पर किसी पॉइंट पर मिलती हैं और एक दूसरे को सुपर इम्पोज करती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। जब दो लाइट वेव्स एक जगह पर मिलती हैं किसी पॉइंट पर और एक दूसरे को सुपर इम्पोज करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, इंटरफेरेंस। सेम फ्रीक्वेंसी की होती हैं वो दोनों वेव्स, सुपर इम्पोज ईच अदर एट पॉइंट, ठीक है दोस्तों, एट अ पॉइंट, रिकंस्ट्रक्शन दोबारा से बनती हैं, दोबारा से एक नई वेव बन जाती है। जब मान लीजिए मैं और आप दोनों एक मोड़ पर मिले, तो हम दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके फिर कुछ और एक रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन तैयार हो गया। ठीक है, तो दो वेव्स आती हैं, एक जगह पर मिलती हैं, जिनकी आवृत्ति एक जैसी होती है, आती हैं, और एक जगह पर जब वो सुपर इम्पोज यानी मिलती हैं एक दूसरे से, तो दोस्तों वो कंस्ट्रक्टिव होगी या डिस्ट्रक्टिव होगी, ये अभी हम समझेंगे। तो जब वो मिलती हैं तो एक नई एनर्जी बनती है, नई तरह की
वेव्स निकलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, फेनोमेना को इंटरफेरेंस, उसी प्रक्रिया को हम इंटरफेरेंस व्यतिकरण कहते हैं। दो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव जब एक पॉइंट पर एक दूसरे को सुपर इम्पोज करती हैं, किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो एक नई ऊर्जा, नई कंस्ट्रक्शन होती है वेव की, उसे हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वेव टेक्स प्लेस। ठीक है दोस्तों, वेव टेक्स प्लेस। आपको अगर एग्जाम्पल आए एग्जाम में तो सबसे पहला तो होता है कंस्ट्रक्टिव। अब इस चैप्टर में सिर्फ इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन और डॉपलर इफेक्ट ही समझने का रह गया दोस्तों। दो टॉपिक बहुत आराम से समझिए, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। कंस्ट्रक्टिव यानी रचनात्मक इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, विनाशकारी। डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाशकारी, यानी अब इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो मिनिमम इंटेंसिटी का होगा। दोस्तों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, जब दो वेव एक ही सेम फ्रीक्वेंसी की एक दूसरे को मीट करती हैं सेम फेस में। सेम फेस मतलब देखिए आप, बिल्कुल एक जैसी वेव है, यहाँ से स्टार्ट हुई, मीन से मीट करती हैं, तो जो फाइनल वेव आती है वो क्या आएगी, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, यानी उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी, तीव्रता। आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा कि रचनात्मक इंटरफेरेंस में, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होता है। तो रचनात्मक में इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होता है दोस्तों, मैक्सिमम। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक जैसी वेव एक ही दिशा में एक ही पॉइंट पर मिलती हैं, सेम फेस में होती हैं, इसलिए कंस्ट्रक्टिव हो जाती हैं। ये एग्जाम्पल ऐसे हुआ जैसे एक क्लास में दो बच्चे थे, एक गाना गा रहा था, दूसरे ने भी वही गाना गाना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ, आवाज़ तेज हो गई, तीव्रता बढ़ गई। दो वेव एक ही फ्रीक्वेंसी की एक जगह पर मिली और वो सेम फेस में मिली, क्योंकि दोनों गाना ही गा रहे थे और वही गाना गा रहे थे, तो वो क्या हुआ, उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, इंटेंसिटी ऑफ साउंड बढ़ गया। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जब आप फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं, और आपके बगल में कोई वार्तालाप चल रहा होता है, तो आप उसे क्या बोलते हैं, थोड़ा सा आप लोग चुप रहिए, क्योंकि फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रही है। क्यों दोस्तों, क्योंकि जो साउंड वेव्स आपके कान तक पहुंच रही है ना, और जो उस वार्तालाप से साउंड वेव्स आ रही हैं, वो दोनों सेम फ्रीक्वेंसी की तो हैं, दोनों सेम फ्रीक्वेंसी की है। उतनी तेज आवाज़ आपको, उतनी ही फ्रीक्वेंसी की आवाज़ आपको मोबाइल में भी आ रही है, उतनी ही फ्रीक्वेंसी से वार्तालाप चल रहा है, लेकिन अपोजिट फेस में है ना, क्योंकि वो कुछ और बात कह रहे हैं और ये कुछ और बात कह रहे हैं। जब चार लोग अलग अलग बात कह रहे हों तो हम कहते हैं ना कि हमें बात समझ नहीं आ रही है, एक एक करके बोलिए। क्यों, क्योंकि सारी वेव्स जब एक जगह पर मीट करती हैं और अलग अलग फेजेस में होती हैं, अपोजिट फेजेस में, एक ही बात नहीं हो रही, अलग अलग तरह की बात हो रही है, डिफरेंट फेज में वेव होती हैं, तो हमें दिक्कत होती है। वो एक दूसरे को क्या करती हैं, कैंसिल आउट करती हैं, और फाइनली जिस वेव की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है वो हमें खाली सुनाई देता है, बाकी सब कैंसिल हो जाता है। तो ऐसे में इंटेंसिटी, तीव्रता जो होती है साउंड की, वो बहुत कम यानी न्यूनतम हो जाती है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, दो वेव मिलती तो हैं, पर देखिए ये यहाँ से शुरू होकर ऊपर जा रही थी ना, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ये सेम फेस की नहीं होंगी, ये डिफरेंट फेस की होंगी, और जब इसका आउटपुट आता है दोस्तों तो काफ़ी कम आता है। तो यानी इंटेंसिटी आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है, मिनिमम, न्यूनतम होगी। विनाशकारी में इंटेंसिटी न्यूनतम और रचनात्मक इंटरफेरेंस व्यक्तिकरण में तीव्रता जो होती है वो मैक्सिमम होती है। तो आपको इतना सा नोट से बना के रखना है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड या लाइट, दोनों में यही बात होगी। लाइट जो होगी वो मैक्सिमम किस में होगी दोस्तों, मैक्सिमम होगी किस में, यानी अधिकतम किस केस में, कंस्ट्रक्टिव के केस में, रचनात्मक के केस में, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है दोस्तों, और मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड मिनिमम किस में होगा, मिनिमम
होगा आपका डिस्ट्रक्टिव के केस में। बस ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। एग्जाम्पल भी कंसेप्चुअल में दे सकते हैं। अगर एक क्लास में एक बच्चा गाना गा रहा है और दूसरा बच्चा भी यही गाना गा रहा है तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक होगा। ठीक है, अगर आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं, कोई पास में वार्तालाप चल रहा है, फ़ोन की आवाज़ कम क्यों आती है, हमें बात समझ में क्यों नहीं आ रही होती फ़ोन पे, क्योंकि वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होता है, यानी इंटेंसिटी ऑफ साउंड दोस्तों घट जाता है। अब दोस्तों इंटेंसिटी ऑफ साउंड घट जाता है। स्टेशनरी वेव, इसमें स्टेशनरी वेव क्या होती है, आपको डेफिनेशन आ जाएगी, 4 ऑप्शन दे देगा ये किस तरह की वेव है। स्टेशनरी वेव वो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड, 2 वेव्स हों, मान लीजिए आपके पास 2 वेव्स हों, ठीक है, 2 वेव्स हों जिनकी फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड स्पीड, ठीक है दोस्तों, स्पीड सब क्या हो, सेम हो। 2 वेव्स हों जिनकी फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड स्पीड सब कुछ सेम हो, बट वो मिले एक दूसरे से किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इधर से ये वेव आई, इधर से ये वेव आई, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम, एम्पलीट्यूड सेम। When the frequency, amplitude and speed of sound of 2 sound waves are same and they meet in opposite direction, then it is called stationary wave। वो हमें रुकी हुई सी दिखाई देगी। मान लीजिए हमारी ही स्पीड में, मान लीजिए मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, बगल में भी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल रही है, तो हमें क्या लगेगा, जैसे सामने वाली ट्रेन रुकी हुई है, सामने वाली ट्रेन स्टेशनरी है, दैट इज कॉल्ड रुकी हुई। अपोजिट फेस में जब भी होते हैं, एक दूसरे से मिलते तो हैं, 2 साउंड वेव मिलती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम, एम्पलीट्यूड भी सेम, स्पीड भी सेम, यानी आवृत्ति भी सेम, आयाम भी सेम, स्पीड भी सेम, जब एक दूसरे से अपोजिट दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में मीट करती हैं तो दोस्तों वो हमें रुकी हुई दिखती हैं, जब एक दूसरे को सुपर इम्पोज करती हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी वेव। इन्हीं वेव्स को हम स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। अब दोस्तों इसमें एक और टॉपिक आता है डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, यानी विवर्तन। याद रखिएगा डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, विवर्तन क्या होता है। विवर्तन होता है दोस्तों 2 चीज़ों पर निर्भर करता है, क्या, वेवलेंथ ऑफ साउंड, वेवलेंथ ऑफ साउंड, यानी तरंगदैर्घ्य क्या है साउंड की, कम से कम 1 मीटर की तरंगदैर्घ्य साउंड की होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ ऑब्स्टिकल, साइज ऑफ ऑब्स्टिकल, यानी इस ऑब्स्टिकल मतलब रुकावट। जब साउंड चलता है, ध्वनि चलती है दोस्तों, तो उसके रास्ते में कोई वस्तु आ जाती है जो उस ध्वनि की तरंगदैर्घ्य के बराबर होती है। उस वस्तु की लेंथ किसके बराबर होती है, उस ध्वनि की तरंगदैर्घ्य के बराबर होती है, तो ध्वनि की तरंगदैर्घ्य के बराबर हो गई। अब साउंड वेव्स उसके किनारों से टकराकर, उसके एजिस से टकराकर डिफ्रैक्ट हो जाता है। व्हेन द साउंड वेव्स डिफ्रैक्टेड फ्रॉम द एजिस ऑफ ऑब्स्टिकल, क्या होता है डिफ्रैक्शन, कि व्हेन साउंड वेव्स, जब ध्वनि तरंगे किसी रुकावट के किनारों से डिफ्रैक्ट हो जाती हैं, लग के फैल जाती हैं, साउंड वेव्स किनारों से लग के, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का विवर्तन। यानी मान लीजिए कोई साउंड वेव यहाँ से जा रही थी और रास्ते में एक पिलर आ गया, ठीक है, मैंने यहाँ से बोला, रास्ते में एक पिलर आ गया, साउंड वेव इससे टकराएंगी और टकरा के इसके किनारों से टकरा के यहीं पर रुक नहीं जाएगी, टकरा के फैलती जाएगी। यानी इसके किनारों से साउंड वेव्स का टकरा कर एजिस से डिफ्रैक्ट होना ही डिफ्रैक्शन होता है। डिफ्रैक्शन में वेवलेंथ ऑफ साउंड कम से कम 1 मीटर, when the wavelength of sound wave is of 1 meter is diffracted from the edges of obstacle which is equal to the size of wavelength, कम से कम वो ऑब्स्टेकल भी 1 मीटर का होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन। तो दोस्तों डिफ्रैक्शन बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है, इसे आप देखिए एग्जाम्पल आते हैं। when sound waves having wavelength
ऑफ 1 मीटर, जब साउंड वेव्स जिनकी वेवलेंथ 1 मीटर होती है, when sound waves having wavelength 1 मीटर are diffracted by किससे, are diffracted from edges, किससे, edges किनारों से, किनारों से, ठीक है दोस्तों, किससे, किनारों से। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी आएगा, लाइट भी, जब लाइट की तरंगें किसी किनारे से, किसी दरवाजे के किनारे से टकराकर बिखर जाती है, डिफ्रैक्ट कर जाती है, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपने देखा होगा कभी कभी सूर्य से जो रोशनी आती है, थोड़े से बादल होते हैं, हमें सूर्य दिख नहीं रहा होता, लेकिन बादलों के अंदर छिपा होता है, पर उसकी जो लाइट है बादलों के किनारे से टकराकर छिटक कर फैल जाती है, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आर डिफ्रैक्टेड फ्रॉम एजेस of same size obstacle, same size obstacle is known as diffraction, उसी को हम diffraction कहते हैं। अब दोस्तों diffraction के एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं कि diffraction होता क्या है। तो diffraction के एग्जाम्पल होते हैं दोस्तों कि we listen साउंड, हम आवाज़ सुन पाते हैं, ये उसका एग्जाम्पल है डिफ्रैक्शन का। वी लिसन साउंड आउटसाइड द रूम, आउटसाइड द रूम, हम कमरे के बाहर भी, अगर कमरे, व्हेन डोर ओपन, अगर दरवाज़ा खुला हो कमरे का और कोई बाहर खड़ा हो और उसे अंदर से हम आवाज़ दें तो उस तक आवाज़ पहुंच जाती है, दैट इज़ कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। उस साउंड गया और दीवारों को तो तोड़ के बाहर नहीं जा पाया, लेकिन दरवाजे के एजिस से टकराया, किनारों से टकराया और बाहर वाले व्यक्ति तक आवाज़ चली गई, दैट इज़ कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। जब दरवाज़ों से टकराकर, आप देखिएगा यदि किसी बड़े हॉल में आप बैठने जा रहे हैं और आपके सामने एक बड़ा सा पिलर आ जाए, मान लीजिए उसी हॉल के लेंटर का एक पिलर आपके सामने आ जाए, आपकी सीट के सामने हो, आपको बोलने वाला दिख ही ना रहा हो, आपके सामने एक चौड़ा सा पिलर हो, अब आप क्या सोचिए कि ध्वनि आप तक नहीं आएगी, ध्वनि आप तक आएगी, उस पिलर के कॉर्नर से टकराकर ध्वनि आप तक आएगी, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। अब दोस्तों डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड आपको समझ आ गया होगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों डॉपलर्स इफेक्ट, ये आप लोग ध्यान से समझिएगा। डॉपलर इफेक्ट कब होता है, व्हेन देयर इज एन रिलेटिव मोशन बिटवीन साउंड सोर्स, व्हेन देयर इज एन रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर। मान लीजिए आप भी चल रहे हैं, आप भी चल रहे हैं और ट्रेन का इंजन भी चल रहा है, ठीक है दोस्तों, आप भी चल रहे हैं और ट्रेन का इंजन भी चल रहा है बगल में, और आप बाइक पर चल रहे हैं, ट्रेन का इंजन सीटी मार रहा है, तो डॉपलर ने इसी के लिए अपना एक इफेक्ट दिया, डॉपलर्स इफेक्ट, कि जब भी दो वस्तुएं रिलेटिव मोशन में होती हैं, तो जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, आभासीय फ्रीक्वेंसी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड से, जो ट्रेन की सीटी है ना, उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी मुझे सुनाई नहीं देगी अगर मैं भी चल रहा हूँ तो, और वो डिपेंड करती है उस वस्तु की दूरी उस साउंड सोर्स से। जैसे देखिए व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन किसमें सोर्स ऑफ साउंड, ये कब होता है, जब जिस वस्तु से आवाज़ आ रही है वो भी चल रही है, सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर, और जो उस आवाज़ को सुन रहा है वो भी चल रहा है, दोनों वस्तुएं मोशन में हैं। मान लीजिए ये ट्रेन का इंजन है, ये सीधे जा रहा है, ये एक व्यक्ति है जो ये भी सीधे जा रहा है। अब जैसे जैसे इसके बीच में, अब दो तरह से होता है, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, ट्रेन का इंजन सीटी मारेगा, उस व्यक्ति को सुनाई देगा, ठीक है दोस्तों, या ट्रेन में बैठे हुए आदमी से, मान लीजिए वो बगल से ही चल रहा है और ट्रेन में बैठे हुए आदमी से बात कर रहा है, तो दोस्तों वो जितनी पास जाएगा ना उतनी आवाज़ उसको क्लियर सुनाई नहीं देगी, क्योंकि दो तरह की फ्रीक्वेंसी होती हैं, एक होती है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी,
आभासीय फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, आवृत्ति, जो आभासीय आवृत्ति होती है उस ध्वनि की, और एक होती है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, जो एक्चुअल में होती है तो वो उसको सुनाई नहीं देती, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं सुनाई देती दोस्तों। तो यानी कि जैसे जैसे, ये बात याद रख लिएगा कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, यानी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे वस्तु, जब दो वस्तुएं चल रही हों और एक वस्तु से आवाज़ आ रही हो और दूसरी वस्तु को, दूसरे व्यक्ति को उस आवाज़ को सुनना हो, ठीक है, तो जितना पास में रहेंगे दोनों के बीच में जितनी कम दूरी होगी उतना ज़्यादा आभासी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, यानी आवाज़ उतनी सही सुनाई नहीं देगी। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, यानी आभासीय फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड और किसके बीच में, सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर। तो दोस्तों ऐसे ही क्या होगा, जब मान लीजिए ट्रेन का इंजन और आदमी के बीच में इतनी दूरी थी और अगर तब यहाँ से इसने सीटी मारी तो इसको क्या सुनाई दिया, अगर ट्रेन के इंजन और आदमी के बीच में इतनी दूरी हो जाएगी तब क्या होगा। तो दोस्तों जैसे दूरी बढ़ गई तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, आभासीय फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। आभासीय फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम हो, यानी दूरी अगर दोनों के बीच में बढ़ गई तो बात समझ में आएगी, और दूरी अगर कम रही तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, यानी बात कम समझ में आएगी। इसका मतलब अगर मैं और ट्रेन, मैं भी चल रहा हूँ, ट्रेन भी चल रही है, हम दोनों पास से गुजरे और उसमें बैठे व्यक्ति ने कुछ बोला तो मुझे कम समझ में आएगा, क्योंकि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड से, जो ध्वनि वेग आ रहा है उसकी एक्चुअल आवृत्ति से आभासी आवृत्ति ज़्यादा हो जाती है जब दोनों वस्तुओं के बीच में दूरी कम हो जाती है। दूरी बढ़ने लगेगी, आभासीय ध्वनि का वेग, जो आभासी आवृत्ति है वो घटने लगती है। तो डॉपलर इफेक्ट के दोस्तों एग्जाम्पल आते हैं। देखिए पुलिस का रडार देखा है आपने, पुलिस रडार, आपसे एग्जाम में सीधा पूछा जाए कि किस विधि के कारण दूर से आती हुई, किस विधि के कारण, किस इफेक्ट के कारण, किस साइंटिफिकल अरेंजमेंट के कारण दूर से आती हुई गाड़ियों को पुलिस का रडार उसकी वेलोसिटी चेक कर लेता है, चलती हुई वस्तुओं की वेलोसिटी को चेक कर लेता है। या एक और एग्जांपल, रडार सिस्टम जो एयरक्राफ्ट को चेक कर लेता है, किस पर काम करता है दोस्तों, रडार सिस्टम किस पर काम करता है, चलती हुई वस्तुओं की वेलोसिटी को ही तो चेक करता है रडार सिस्टम। तो रडार सिस्टम चेक भी करता है और रडार सिस्टम फायर भी करता है। अगर कोई रॉकेट या जेट किसी देश की सीमा में एंटर कर रहा हो तो रडार सिस्टम ही तो ट्रैक करके उस पर फायर करवाता है, उसको हिट करता है, उसको नस्तो नाबूद करता है। तो ये सब किस पे काम करते हैं, रडार सिस्टम, पुलिस रडार। एक और एग्जांपल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्नोस में, अल्ट्रासाउंड में डॉपलर इफेक्ट यूज़ होता है, अल्ट्रासाउंड में भी डॉपलर इफेक्ट यूज़ होता है। डायग्नोस में हार्ट बीट नापने में डॉपलर इफेक्ट यूज़ होता है, क्योंकि अल्ट्रासोनिक वेव, साउंड वेव्स ही तो जाती हैं जो हार्ट बीट नापती हैं ब्रैंकियल नर्व से। इस नर्व को क्या बोलते हैं दोस्तों, जिस नब्ज को पकड़कर डॉक्टर हार्ट बीट बताता है इसे ब्रैंकियल नर्व्स बोलते हैं। इसी नब्ज के ऊपर स्टेथोस्कोप लगाता है। स्टेथोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन मेजर द हार्ट बीट। हार्ट बीट नापते हैं स्टेथोस्कोप से, स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट नापी जाती है। तो दोस्तों ब्रैंकियल नर्व होती है, इसे कौन सी नर्व बोलते हैं जिससे हार्ट बीट नापते हैं, ब्रैंकियल नर्व। वो यहाँ हाथ में होती है, इसी को पकड़ के डॉक्टर हमारी क्या देखता है, इसी नर्व से हमारी हार्ट बीट चेक कर लेता है। 1 मिनट में 72 बार, छोटे बच्चों के 1 मिनट में 110 बार। तो दोस्तों हार्ट बीट भी इसी डॉपलर इफेक्ट से नापी जाती है। स्टेथोस्कोप डॉपलर इफेक्ट्स पे काम करता है। अल्ट्रासाउंड में डॉपलर टेस्ट होता है, इसी पे आधारित है डॉपलर इफेक्ट में।
पुलिस का रडार डॉपलर के इफेक्ट पे काम करता है। रडार सिस्टम डॉपलर के, जब भी कोई वस्तु गति में हो उसको ट्रैक करना हो डॉपलर का इफेक्ट आएगा। तो दोस्तों डॉपलर का इफेक्ट हमेशा चलती हुई वस्तुओं पर लगता है जब उनमें रिलेटिव मोशन होता है वस्तु और ऑब्जर्वर के बीच में। तो डॉपलर इफेक्ट के बाद आज का लास्ट टॉपिक है दोस्तों मैक नंबर। मैक नंबर किसके लिए यूज होता है, बस एक चीज याद रखिएगा, आता है मैक नंबर इज यूज फॉर एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट की स्पीड की क्वालिटी को जानने के लिए, उसकी स्पीड जानने के लिए एयरक्राफ्ट की यूज होता है। मैक नंबर इज यूज टू मेजर द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट। अगर मैं कह रहा हूं कोई एयरक्राफ्ट एक मैक नंबर का है, एक मैक नंबर का एयरक्राफ्ट है, तो उसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, देखिए मैक नंबर होता क्या है, मैक नंबर रेशियो होता है स्पीड ऑफ सोर्स ऑफ साउंड। जिस वस्तु से साउंड निकल रहा है उसकी स्पीड क्या है। ठीक है दोस्तों, जिस वस्तु से साउंड निकल रहा है उसकी स्पीड क्या है, और स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम, क्योंकि हर मीडियम में, हर माध्यम में साउंड की स्पीड अलग अलग होती है, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है और ये बिना मीडियम के चलेगी नहीं। तो दोस्तों बेसिकली तो एयरक्राफ्ट के लिए यूज़ करते हैं, और एयरक्राफ्ट पानी में तो चलते नहीं, हवा में चलते हैं, और हवा में मुझे पता है कि साउंड की स्पीड क्या होती है, 20 डिग्री तापमान ले रहा हूँ मैं, 0 डिग्री तापमान नहीं, क्योंकि एवरेज 20 डिग्री तापमान हर जगह होता है। 343 मीटर पर सेकंड होती है किस पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो दोस्तों इसे घंटे में जब मैं कन्वर्ट करूँगा तो ये आता है 1234 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर मैं यहाँ से बोलूँगा तो एक घंटे में वो 1234 किलोमीटर साउंड की जो वेव है वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है एक घंटे में। साउंड की स्पीड होती है 1234 किलोमीटर पर आवर। अब दोस्तों स्पीड ऑफ साउंड ऑफ सोर्स, स्पीड ऑफ सोर्स ऑफ साउंड यानी, और स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम। अगर आपको ये बोला जा रहा है कि कोई भी बॉडी एक मैक नंबर की है, कितनी, एक मैक नंबर की कोई बॉडी है, कोई एयरक्राफ्ट एक मैक नंबर का है, मैक नंबर एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी नापने के लिए, तो एक मैक नंबर का है तो उसकी स्पीड क्या होगी, तो स्पीड ऑफ सोर्स ऑफ साउंड, जिससे साउंड आ रहा है, तो एक मैक नंबर का है तो स्पीड ऑफ सोर्स ऑफ साउंड ये हो गया, और स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम, साउंड की उस मीडियम में, उस माध्यम में कितनी स्पीड हुई, तो साउंड की तो मुझे पता है 1234 होती है। तो एक मैक नंबर का मतलब, इसको जब मैं गुणा करूंगा तो स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट क्या आ गई मेरे पास, जो एयरक्राफ्ट एक मैक नंबर का होगा वो 1234 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता होगा। एयरक्राफ्ट की क्वालिटी उसके मैक नंबर से नापी जाती है। अभी हमारे देश में राफेल आया है दोस्तों, आप लोग जरूर देखिएगा राफेल का मैक नंबर क्या है, क्योंकि पूछ सकते हैं कि राफेल का मैक नंबर क्या है। तो मैक नंबर देखिएगा, मैक नंबर से आपको मालूम हो जाएगा इसकी कितनी स्पीड है। अगर एक मैक नंबर है तो 1234 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगा। अगर दो मैक नंबर होगा तो 1234 को आप दुगना कर दीजिए, यानी आपका हो गया 2468 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर तीन मैक नंबर होगा तो 3 से गुणा कर दीजिए, 4 मैक नंबर होगा तो 4 से गुणा कर दीजिए। अब दोस्तों मैक नंबर के हिसाब से अगर 1 से लेकर 4 मैक नंबर होता है किसी एयरक्राफ्ट का, तो उसे हम कहते हैं सुपरसोनिक, कहते नहीं है सुपरसोनिक जेट्स। तो दोस्तों अगर मैक नंबर 1 से 4 तक होगा, 1 से 4 तक, अगर कोई 3 मैक नंबर है तो 1234 गुणा 3 उसकी स्पीड आ गई उस एयरक्राफ्ट की। एयरक्राफ्ट की स्पीड से ही उसकी क्वालिटी का पता चलता है, तो 1234 गुणा 3। और अगर आपसे पूछा जाए किस तरह का है, उसकी क्वालिटी क्या है, तो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है। अब दोस्तों अगर 5 से एबव है, सॉरी दोस्तों ये 5, 1 से 5 होगा, 1 से 5 तक सुपरसोनिक। लेकिन अगर 5 से एबव है, 5 से एबव है तो सुपरसोनिक नहीं, फिर वो हाइपरसोनिक हो जाएगा। और ये प्लेन रशिया और सिर्फ अमेरिका के पास है हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक का मैक नंबर 5 से ऊपर चला जाता है, यानी 5 से ऊपर का जाने का मतलब आप समझ रहे हैं 5 मैक नंबर,
यानी 1234 को 5 से गुणा कीजिए, 12 पंचे 60 और 34 पंजे 100, लगभग 170, तो लगभग आप सोचिए कि लगभग 73-7400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी ध्वनि के वेग से 5 गुना ज़्यादा। 5 मैक नंबर मतलब ध्वनि के वेग से 5 गुना ज़्यादा, 2 मैक नंबर मतलब ध्वनि के वेग से दुगना। तो ये हाइपरसोनिक जहाज़ कहलाते हैं, हाइपरसोनिक जेट्स कहलाते हैं। अगर 1 से बिलो होता है मैक नंबर अगर 1 से बिलो होता है तो उन प्लेन्स को क्या कहते हैं हम? सबसोनिक। अब दोस्तों एक हमारे पास वेव्स आती है जिसे हम कहते हैं शॉक वेव्स। ये खत्म हुई बात मैक नंबर की और ये हुई बात शॉक वेव्स की। शॉक वेव्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा जब कोई जेट्स चलते हैं साउंड की स्पीड में तो वो पीछे कॉनिकल रीजन बनाते हैं। ये जो कॉनिकल रीजन ऑफ वेव बनाते हैं ना, डिस्टरबेंस, कोई जेट्स चलते हैं जब तो पीछे ऐसे कॉनिकल रीजन बनाते हैं। when any aircraft or jet traveling with the speed of sound in air, अपने पीछे क्या होता है? दे मेड अ कॉनिकल रेंज ऑफ डिस्टर्बेंस। कॉनिकल रेंज ऑफ डिस्टर्बेंस बनाते हैं, क्या होती है? इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और दोस्तों एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ही ये वेव्स क्या कर सकती हैं? अगर किसी बिल्डिंग के पास से गुजरे ना शॉक वेव्स, कोई जेट किसी बिल्डिंग के पास से, तो उसके शीशे टूट जाएंगे, क्योंकि वो जो वेव पीछे तरंगे पैदा करता है, अपने पीछे कोनिकल यानी शंकुनुमा तरंगे पैदा करता है, उसी तरंगों को हम क्या कहते हैं दोस्तों? शॉक वेव्स। तो अगर पूछा जाए कि कोई जेट अगर किसी बिल्डिंग के पास से गुजर जाता है तो शीशे टूट जाते हैं, तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन देगा, कौन कौन सी वेव? तो आप शॉक वेव्स देखेंगे कि शॉक वेव्स के कारण ही शीशे टूटते हैं। अब दोस्तों ये तो बात हुई हमारी जेट्स की। बो वेव्स होती हैं, बो तरंगे। ये जो बो वेव्स होती हैं पानी में होती हैं। अगर पानी का जहाज साउंड की स्पीड से भागना शुरू कर दे, कोई भी बोट, वाटर बोट साउंड की स्पीड से तेज भागे पानी में, तो बहुत ही ताकतवर तरंगे पैदा होती हैं। उन्हीं तरंगों को क्या कहते हैं हम? बो वेव्स। जब स्पीड ऑफ साउंड से कोई वस्तु भागेगी पानी में और जो वेव्स पैदा होंगी उन्हें बो वेव्स कहते हैं। और जब स्पीड ऑफ साउंड से जेट्स चलते हैं और बिल्डिंगों के शीशे टूट जाते हैं तो हाई एनर्जेटिक वो शॉक वेव्स के कारण ही टूटते हैं। तो दोस्तों हमारा साउंड चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हुआ है। अगर कुछ रह गया होगा तो हम देख लेंगे दोस्तों, उसकी क्लास ले लेंगे। बाकी मेरे हिसाब से साउंड चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आप लोग अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें। कोई कमेंट हो आपका, कोई आपकी एडवाइस हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। दोस्तों वीडियो को अगर आप व्यूज़ देखते हैं, मैं देखता हूँ व्यूज़ काफ़ी होते हैं पर लाइक नहीं करते आप लोग, तो आप लोग प्लीज़ व्यू किया कीजिए और लाइक भी किया कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।